आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर के बारे में, फिफ्थ चैप्टर जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस के बारे में लोग देखेंगे। ये एग्ज़ाम के पर्पज से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट्स ए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ये आपका बेस है। यहाँ से जेनेटिक्स एक तरह से समझ लिया आपका बेस बनाता है, ये बेस है। और हम सब लोग जानते हैं जेनेटिक्स, पहले हम तो यहाँ दो चीज़ कंफर्म करना चाहेंगे, एक जेनेटिक्स और दूसरा इनहेरिटेंस। आप लोग जानते हैं, आर यू नो अबाउट जेनेटिक्स एंड व्हाट डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि द प्रोसेस बाय विच the hereditary characters are transformed from one parents to the other parents, other progeny। मतलब जो अनुवांशिक गुण होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है उपार्जित लक्षण, या जो इनहेरिटेंस होते हैं, जो हमारे जो पैतृक गुण होते हैं, जिसको हिंदी में पैतृक गुण कह सकते हैं, इनहेरिटेंस। तो उनका वो प्रोसेस क्या है, वो पद्धति क्या है? द प्रोसेस बाय विच द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू इट्स और प्रोजेनी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। एंड ये तो इनहेरिटेंस हो गया। और जेनेटिक्स क्या हो गया? जेनेटिक्स का मतलब कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच दिस विच द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड जेनेटिक कैरेक्टर्स एंड वेरिएशंस इज कॉल्ड द हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में ये मोर डिफरेंस है कि पूरा जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम लोग जेनेटिक्स बोलेंगे, जिसमें हम लोग हेरिडिटी, जैसे वंश क्या है, उसका गुण क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या है, वो कैसा है, उसके लक्षण क्या है, और ये उसके विभिन्नताएं क्या है उसमें, और उसमें क्या मेरिट है, डिमेरिट है, इस सबका जिसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं, जिस भी उस ब्रांच के अंतर्गत स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक्स। हम उसमें उसको जेनेटिक्स बोलेंगे। और इन्हीं जेनेटिक्स, इन्हीं गुणों का, इन्हीं लक्षणों का, इन्हीं प्रॉपर्टीज का एक वंश से दूसरे वंश में, या एक से दूसरे जो विरासत, जिसको हम लोग विरासत कह सकते हैं, वो विरासत जो पहुंचती है, वो वही प्रक्रिया हमारी इनहेरिटेंस कहलाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स। हम सब लोग जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, सर ग्रेगर जॉन मेंडल, यहाँ पर हमने लिखा है सर ग्रेगर जॉन मेंडल, इट्स नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, बिकॉज ही वाज द फोर्थ फाउंडर। इन्होंने 20 इनकी नींव रखी थी, ये बेस इन्होंने तैयार किया था। इससे पहले बहुत साइंटिस्ट थे, कई साइंटिस्ट आए, लेकिन उन्होंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। एक चीज़ आपको मैं बार बार कहता हूँ कि जो साइंटिफिक बैकग्राउंड के होते हैं, जिसका दिमाग साइंटिफिक मूड का होता है, तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ये क्यों है, ये फैन ऐसे ही क्यों चल रहा है, ये लाइट हमको ऐसा ही प्रकाश क्यों दे रहा है, मतलब क्यों, कैसे, कहाँ, कब, इनके दिमाग में बहुत सारे ये सवाल होते हैं, कैसे होते हैं। उसी का नतीजा है कि आज हम लोग जेनेटिक्स के तौर पर, जेनेटिक्स को हम लोग समझ पाए हैं, जेनेटिक्स से बहुत सारे रिसर्च भी कर रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट भी है, बहुत सारे हमको चीज़ें उसके हमको बेनिफिट भी मिली है, और जिसको अपने ह्यूमन बीइंग को, प्लांट्स को, हमारे फॉरेस्ट को, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको सबके बारे में समझने में हम एक उसमें सफलता हासिल की है। तो जेनेटिक्स के फादर ग्रेगर जॉन मेंडल है। इनकी थोड़ा बैक हिस्ट्री, संजोग से आज बहुत अच्छा ऐसा दिन है, आज 20 जुलाई है, और आज इनका जन्मदिन भी है, बर्थडे भी है 20 जुलाई, और हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट भी कर रहे हैं, है ना। हैप्पी बर्थडे ग्रेगर जॉन मेंडल। तो 20 जुलाई 1882 1822 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में। ही वाज बॉर्न इन ब्रून सिटी इन द ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया देश है, और ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में इनका जन्म हुआ था। और 20 जुलाई 1822 को इनकी डेथ हुई थी। 6 जनवरी 1884 में इनका डेथ हो गया। ये बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी एक किसान थे, फार्मर थे, और एनी हाउ उन्होंने अपनी हाईएस्ट डिग्री क्वालिफिकेशन इनका था, बीएससी उन्होंने किया था यूनिवर्सिटी से, ये ब्रून यूनिवर्सिटी से बीएससी किया था। और ब्रून यूनिवर्सिटी में ही ये क्या हो गए, ये एज ए टीचर वहाँ पर डिब्यूट कर दिए गए, टीचर हो गए यहाँ पर लेक्चरर हो गए, टीचर हो गए। लेकिन इनका मन जो था वो टीचिंग में नहीं लगा, ये कुछ और करना चाहते थे। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में मैक्सिमम सब लोग क्या होते हैं, वहाँ पर क्रिश्चियंस होते हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो पश्चिमी सभ्यता है वहाँ पर लोग क्रिश्चियंस होते हैं,
और वहाँ पर गॉड जीसस को मानने वाले होते हैं, अलग जो संप्रदाय, अलग जो रिलीजन है उसको मानने वाले, तो ये भी क्रिश्चियन थे। तो इनका मन वहाँ लगा, ये शांति खोजने, एकांत खोजने, कुछ सोच रहे थे, कुछ इनका दिमाग वहाँ नहीं काम करता था। ये अपनी सर्विस को उन्होंने लीव कर दिया, छोड़ दिया उसको, और फिर ये उसी शहर में एक मोनेस्ट्री थी, मोनेस्ट्री का मतलब गिरजाघर, चर्च जिसको बोलते हैं हम लोग, चर्च में ये वहाँ पर एज ए पादरी, पादरी का मतलब होता है जो वर्शिप करने वाला होता है, जैसे मंदिरों में पुजारी होता है, जो मस्जिद होती है उसमें मौलाना होते हैं, उसी तरह से ये पादरी थे, वर्शिप करने वाले, वर्शिप। और इसका मतलब है कि मिडिल मैन बिटवीन द गॉड एंड द ह्यूमन बीइंग, गॉड और ह्यूमन बीइंग के बीच का क्या है, मिडिल मैन। मतलब पुजारी क्या है, पुजारी एक तरह से डायरेक्ट ह्यूमन तो है, लेकिन वो मिडिल मैन है, मतलब भगवान और मानव के बीच का एक मिडिल मैन है, जो उसको कनेक्ट करता है, जो उसको बताता है, जो करता है, जिसके माध्यम से हम उसको करवाते हैं। तो उसी तरह से ही वाज आल्सो मिडिल मैन बिटवीन द गॉड जीसस एंड द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। इसी तरह ये टीचिंग, ब्रून यूनिवर्सिटी में टीचिंग वर्क करते थे, छोड़कर इन्होंने वर्शिप का वर्क किया। और उसके बाद इनके मन में एक क्यूरियोसिटी थी कि ये रोज आते जाते देखते थे, उनकी जो क्यारियाँ, जो क्यूज लगी थी उसमें बहुत सारे फ्लावर्स है, बहुत सारे और भी चीज़ें लगी हुई थी, तो उसमें इन्होंने मटर का पौधा देखा। कहा जाता है कि उन्होंने मटर को ही क्यों चूज किया, इसके पीछे भी एक रीजन है कि उन्होंने मटर को इसलिए चूज किया कि मटर को उन्होंने देखा, और मटर को आते जाते वो कई साल तक वहाँ वर्क करते थे, और आते जाते कई साल देखते कुछ मटर के पौधे उसमें पिंक कलर के फ्लावर आ रहे हैं, कुछ व्हाइट कलर के फ्लावर आ रहे हैं, कुछ मटर के पौधे उसकी पॉट जो फलियाँ उसकी हैं वो येलो कलर की हैं, कुछ ग्रीन कलर की हैं, कुछ की फ्लैट है, कुछ की कंस्ट्रिक्टेड है, कुछ छोटे हैं, कुछ बौने हैं। तो उनके दिमाग में आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतना वेरिएशंस कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो तब वहीं से बेस पड़ता है यहाँ पर जेनेटिक्स में रिसर्च का, वहीं से बेस स्टार्ट होता है कि उन्होंने मटर को उन्होंने चूज किया, मटर को रिसर्च करने के लिए चूज किया, और तभी से उन्होंने मटर को उसको देखना शुरू कर दिया, मटर के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, और उन्होंने एक एक करके जितने भी कैरेक्टर्स थे, उन्होंने 7 कैरेक्टर्स ऐसे लिए थे, जो 7 कैरेक्टर्स, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स को उन्होंने देखा, और सबको अलग अलग करके, चूंकि वो साइंटिफिक बैकग्राउंड के थे, बीएससी उन्होंने किया था, तो साइंस जानते थे, जो पॉलिनेशन के बारे में जानते थे, रिप्रोडक्शन के बारे में जानते थे, तभी वो साधारण आदमी थे नहीं, वो नॉर्मल एक जो कॉमन पीपल होते हैं वो थे नहीं, उनसे थोड़ा ऊपर उठ के थे, थोड़ा क्या बहुत ऊपर उठ के थे, क्योंकि 1822 ईस्वी में वो, उसके बाद उन्होंने कम से कम 20-22 साल बाद उन्होंने बीएससी किया होगा, 1822-32-42 की बात होगी, उस समय उन्होंने बीएससी किया होगा, उसके बाद रिसर्च करना शुरू किया होगा, तो उस दिमाग में ये जानते रहोगे कि कैसे क्या होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है, उसमें क्या होता है, कैसे क्रॉसिंग होती है, कैसे सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तभी वो कर पाए, अदरवाइज नॉर्मल कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। वो लोग देखते हैं आते जाते बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं क्या है कैसे है, लेकिन जो थोड़ा भी साइंस बैकग्राउंड का होता है तो इस चीज़ों को ध्यान देता है कि आखिर इस पीछे रीजनिंग क्या हो सकती है। ये इनकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री है। अब हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं कि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है, टर्मिनोलॉजी को हम लोग देखेंगे, टर्मिनोलॉजी क्या है इसमें। इससे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल से पहले कई लोगों ने इस पर कुछ वर्क किया था, लेकिन वो उनके अंदर उनका ड्रॉबैक क्या था, जैसे शेरमार्क एक वैज्ञानिक, शेरमार्क, इसका नाम शेरमार्क था, इन्होंने भी वर्क किया था, और लेकिन दुर्भाग्य से ये लोग एक साथ में कई सारे वर्क एक साथ करते थे। जैसे मान लीजिए मटर का पौधा है, और मटर को हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मटर के पौधे में जैसे इसमें क्या था कि कुछ में राउंड सीड थे, कुछ में रिंकल्ड सीड थे, कुछ में ग्रीन सीड थे, कुछ में येलो सीड थे, कुछ में वो पॉड कंस्ट्रिक्टेड थे, कुछ में पॉड सिंपल थे, कुछ में कुछ लंबे थे, कुछ बौने थे। तो वो सारे कैरेक्टर को एक साथ लेके चलते थे, कई सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लेके चलते थे, इसलिए वो कंक्लूजन निकालने में कंफ्यूज जाते थे, कंक्लूजन क्या निकल सकता था, क्या हो जाता था, इसलिए कंक्लूजन नहीं निकाल पाते थे। लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक साथ में वो एक ही चीज को फोकस किया, और एक ही कैरेक्टर को लेकर चलते रहे, इसीलिए वो सफल हो गए। और इसीलिए उन्होंने प्रॉपर वे में उन्होंने 3 नियम दिए, लॉ ऑफ कन्वीनियंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, जो है ये सब तीन नियम उन्होंने दिए। प्रथम, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, उन्होंने 3 नियम दिया है। और उसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक सब कई सारे क्रॉस इसमें एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने,
तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। और टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, टर्मिनोलॉजी कैसे आई है, क्या आई है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जीन्स के बारे में। जीन्स बहुत बात की चीज है। जिस मेंडल ने ये कहा कि जो कैरेक्टर एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को जाते हैं, जो लक्षण एक जनरेशन दूसरे लक्षण में जाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी वजह से होते हैं, उसके लिए पीछे कोई कारक होते हैं। उन्होंने वर्ड यूज किया कारक मतलब फैक्टर्स, उन्होंने फैक्टर्स वर्ड यूज किया। फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। फैक्टर्स थे और फैक्टर्स ही आगे चलकर क्या हो गए, जब रिसर्च किया गया तो वही फैक्टर्स आगे चल क्या हो गए, वो जीन्स हो गए, वही जीन्स कहलाएंगे, वही जीन्स होते हैं। मतलब अल्टीमेटली जीन्स इज नथिंग बट दैट इज द segment of the chromosome, segment of the chromosomes that are capable to transform the characters from one generation to the next generation. जीन्स क्या होते हैं, जीन्स इज अ सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, वही तो जीन्स होते हैं जिसमें बेस क्या होता है, इसमें डीएनए होते हैं। जीन्स इज नथिंग बट दैट इज द सेगमेंट ऑफ द डीएनए। डीएनए के अल्टीमेटली क्या होगा, डीएनए उसमें होंगे, डीएनए जिसमें आपके उसमें न्यूक्लियोसोम्स होंगे, डीएनए होंगे, डीएनए छोटे पार्ट, जो डीएनए में सारे कैरेक्टर्स उसमें क्या होंगे, उसमें फिक्स रहती हैं और एक जनरेशन दूसरे जनरेशन तक ले जाने के लिए वो कैपेबल होती हैं। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने उसको कारक का नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर्स। और फैक्टर्स, वही फैक्टर्स आगे चलकर के जब जीन की खोज हुई, जीन किसने खोज किया था, हु डिस्कवर्ड द जीन, जीन वर्ड किसने दिया, जीन वर्ड आपको 11 बताया गया था ना, कई बार मैंने बताया इस चीज को। Who discovered the gene? Gene was discovered by Johnson. Gene word was coined by and discovered by the Johnson. Johnson ने जीन वर्ड को प्रोड्यूस किया है, जीन। एंड ये जीन ही होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो लक्षण होते हैं, जो इनहेरिटेंस जो लक्षण होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो उन वेरिएशंस कैरेक्टर्स को लेके जाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को, जो कैरेक्टर्स जो पूरी प्रक्रिया कहलाती है, जो जाती है, या जो पूरा प्रोसेस होता है, इसी को हम इनहेरिटेंस बोलेंगे। और ये सबका जो जिसमें एक अध्ययन किया जाएगा, सब में जो वेरिएशंस का, ये सारे जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का जिसमें अध्ययन, जिसको हम जेनेटिक्स कहेंगे। तो मेंडल ने अपना वर्कआउट शुरू किया और पीस जो ग्राउंड गार्डन पी होती है, जिसको स्वीट पी भी बोलते हैं, गार्डन पी बोलते हैं, मतलब पैसिम सटाइपम, जो जिसको हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, उसमें अक्सर करके आप देखते होंगे, जो ऐसे मटर जब खेती होती है, मटर जब बोया जाता है जाड़े के महीने में, क्या आता है उसमें, कुछ मटर वाइट कलर के उसमें फ्लावर्स होते हैं, कुछ में पिंक कलर के होते हैं, कुछ में वायलेट कलर के होते हैं, कुछ जब फलियाँ पकती हैं तो उसमें कुछ येलो कार्टिडेंस के होते हैं, कुछ ग्रीन कार्टिडेंस के होते हैं, कुछ के जो सीड होते हैं वो सीड शेप, कुछ के राउंड शेप होते हैं, कुछ के रिंकिल्ड शेप होते हैं, तो उसमें बहुत सारे वेरिएशंस दिखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स दिखता है, जो कैरेक्टर्स दिखाई देता है, उसको फिनोटाइप कैरेक्टर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिनोटाइप। और जो कैरेक्टर्स, जो चीजें उसके अंदर आती हैं, जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को बनाती हैं, उसको कहते हैं, इट्स कॉल्ड द जीनोटाइप। फिनोटाइप फिनोटाइप का मतलब सीन ऑब्जर्वेशन। सीन ऑब्जर्वेशन, जैसे मान लीजिए दो फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, फिजिकल अपीयरेंस जैसे मान लीजिए दो प्लांट्स हैं, दो प्लांट्स से दोनों दिखने में लंबे लंबे हैं, दोनों ही लंबे हैं, लेकिन हो सकता है कि एक का उसके जीन कैरेक्टर अलग हो, दूसरे का जीन कैरेक्टर अलग हो, मतलब दिखने में दोनों एक समान दिखते हैं। जैसे मान दो सगे भाई हैं, दो ट्विंस हैं, तो क्या ट्विंस हैं तो दोनों में सिमिलरिटी होगी क्या, तो उसमें जेनेटिक कैरेक्टर एक जैसे होंगे, नहीं होंगे, उनके जेनेटिक कैरेक्टर उसमें डिफरेंट, निश्चित रूप से डिफरेंशिएशन उसमें होंगे। यही होता है कि
जो फिनोटाइप है, जो सीन ऑब्जर्वेशन, जो हम फिजिकली देख रहे हैं, जो दोनों पौधे को दिखाई दे, दोनों पौधे लंबे हैं, टाल दिखाई दे रहे हैं, वो पौधे टाल बेसिकली है, लेकिन उनका जेनेटिक ऑब्जर्वेशन क्या है, उनका जीन का उसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, उसमें जीन का रेशियो क्या है, वो कहा जाएगा जीनोटाइप और फिनोटाइप। इससे पहले जब मेंडल्स ने फैक्टर्स का नाम दिया, फैक्टर्स वही होते हैं जो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन तक लेके जाते हैं कैरेक्टर्स को, तो आगे चल के जीन्स हो गए। और यह अब उन्होंने इस चीज़ को, तब तक मेंडल जब तक थे तब तक इसको नहीं जानते थे कि नहीं जीन्स क्या होते हैं, जीन्स कैसा होकर बिहेव होता है, जीन्स क्या कहलाते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए क्या सिस्टम होते हैं, क्योंकि डीएनए खोज वाटसन एंड क्रिक ने किया था, वाटसन 1853 में डीएनए तब खोजा गया था, 1853 डबल हेलिक्स मॉडल उसमें दिया गया था वाटसन क्रिक द्वारा, और उसको नोबेल प्राइज भी दी गई थी। और तब तक सॉरी 1953 में, 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने दिया था इसको। और उसके बाद फिर उससे पहले ये डीएनए के बारे में या फिर जीन के बारे में कोई उनको सूचना नहीं थी। हम लोग यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है एलील्स की। एलील्स एक वर्ड आया, एलील्स को बताया गया कि एलील्स आर द पेयर ऑफ द जीन। एलील्स वो होते हैं जिसमें जीन की पेयरिंग होती है, बट इट हैविंग अ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। जो एलील्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, उसी को हम लोग एलील कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एलील एक टी है और एक स्मॉल टी है, इसको हम एक पेयर बोलेंगे। एलील्स आर ऑलवेज इन पेयर, एलील्स हमेशा पेयर में होते हैं, कभी सिंगल नहीं होंगे, हमेशा पेयर में होंगे एलील्स। और एलील्स में क्या होंगे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे, मतलब इसका जीन अलग कैरेक्टर रखता है, इसका जीन अलग कैरेक्टर रखता है, मतलब दोनों क्या है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। और इसी को हम लोग वन एलील्स बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द एलील्स। एलील्स कहा जाएगा, इसको एलील्स करके कहेंगे। और एलील्स का मतलब ऐसा पेयरिंग जिसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले हो। अब ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इसको हम एलील्स कहेंगे। अब आगे चलकर एलील्स में फिर डिवीजन हो गया, इसमें फिर से रिसर्च किया गया। अब ये कहा गया कि एलील्स को, अब एलील्स दो तरह से कहे जा सकते हैं, एक होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब कि ऐसा एलील जिसमें दोनों क्या हो, जिसमें सेम टू सेम हो, मतलब होमो मतलब आइसो, होमो मतलब सेम टू सेम, उसको होमोजाइगस कहा जाएगा। और जिसमें हेटेरो, जिसमें एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हेटेरोजाइगस कहा जाएगा। मतलब होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस एलील का मतलब ऐसा होगा, ये भी हो सकता है कि स्मॉल टी हो सकता है, या फिर ये दो तरह से हो सकता है, या तो पूरी तरह से दोनों एक जैसे हो, कैपिटल टी हो, या फिर स्मॉल टी हो। लेकिन इसको हम लोग होमोजाइगस बोलेंगे। होमोजाइगस तभी बोलेंगे इसलिए क्यों बोलेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों सेम जीन रखने वाले होंगे, दोनों सेम कैरेक्टर वाले होंगे, इसलिए इसको होमोजाइगस बोलेंगे। और अगर एक दूसरे से डिफरेंट होगा तो इसको हम लोग हेटेरोजाइगस बोलेंगे। ठीक है, ये होमोजाइगस और ये हेटेरोजाइगस हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को चूज क्यों किया। पी प्लांट को चूज करने के पीछे रीजन क्या था, कि पी प्लांट को चूज करने के पीछे रीजन ये था कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स ऐसे देखे थे, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऐसे देखे थे जो पी प्लांट पे उपस्थित थे। और मैक्सिमम ये वेरिएशंस पी प्लांट पे पाई गई, सबसे ज़्यादा पी प्लांट पे देखने को मिली। वो 7 कैरेक्टर्स क्या थे, 7 कैरेक्टर्स हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर्स होगा कि उसमें फ्लावर, जो सीड का शेप है, सीड का शेप होगा, एक में राउंड शेप और दूसरा रिंकल्ड शेप। दूसरा जो होगा सीड का कलर होगा, सीड का कलर एक में येलो और दूसरा जो होगा ग्रीन होगा। ये दो हो गया। उसके बाद फिर होंगे, फिर पार्ट शेप की बात करेंगे। पार्ट शेप एक में फ्लैटेड होगा और दूसरे में क्या होगा, वो दूसरे में रिंकल्ड होगा, मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। फिर इसके बाद फिर हम लोग फ्लावर पोजीशन की बात करेंगे। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल और मार्जिनल, एक्सियल और टर्मिनल दो की बात करेंगे। मतलब ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर अगर एक्सिस पर लगा हो, एक्सियल का मतलब एक्सिस पर, एक्सिस का मतलब ये कह सकते हैं ये फ्लावर है और यहाँ से एक फ्लावर ऐसे
इसमें एक्सिस का मतलब हो गया कि वो प्रॉपर एक एक्सिस बनाता हो, प्रॉपर एक एंगल बनाता हो, एंगल से वो फ्लावर्स लगे होंगे और ये टर्मिनल पे कभी टच नहीं करेंगे। टर्मिनल का मतलब लास्ट जो छोर होगा, लास्ट जो पॉइंट होगा, वहां पर फ्लावर कभी नहीं जाएंगे, हमेशा उसमें क्या होगा, हमेशा उसमें ब्रांचिंग होती चली जाएगी। इसको बोलेंगे एक्सियल और दूसरे को बोलेंगे मार्जिनल या टर्मिनल बोलेंगे। मतलब ऐसा फ्लावरिंग जो 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 उसका जो ब्रांच होगी, ब्रांच के हमेशा क्या होगा, वहां पर उसके टर्मिनल पोजीशन पे एकदम लास्ट छोर पे जहां पर पाए जाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल फ्लावर्स बोलेंगे। ये मार्जिनल फ्लावर्स जो होंगे वो उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि पॉड कलर की बात करेंगे। पॉड कलर का मतलब जो जिसमें मटर के दाने बनते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं, जिसको छील के उसमें से मटर दाना निकालता है ग्रीन, जिसमें फलियां होती हैं, वो फलियों की बात करेंगे। वो पॉड कलर या तो वो ग्रीन कलर का होगा या फिर येलो कलर का होगा। येलो कलर और ग्रीन कलर ये दो टाइप इसमें होंगे, अलग में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे। उसके बाद फिर स्टेम हाइट की बात करेंगे। स्टेम हाइट या तो टाल होगी या तो फिर डार्क होगी। टाल और डार्क के बीच में कोई बीच की पोजीशन नहीं होगी, मतलब या तो टाल पोजीशन होगा या फिर डार्क पोजीशन होगा। ये 7 कैरेक्टर्स ऐसे होंगे, 7 कैरेक्टर्स में से जिसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर होगा और एक रिसेसिव कैरेक्टर होगा। डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब ऐसा कैरेक्टर जो F1 जनरेशन, अभी हम आगे बात करेंगे हम लोग, F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट पीढ़ी में, प्रथम जनरेशन में वो हमेशा अपना जो होगा वो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब हमेशा किसी परिस्थिति में अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट का गुण को अपने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम डोमिनेंट कहेंगे। जैसे मान लीजिए राउंड सीप, अगर दो सीड ऐसे हैं, अगर उनको सोइंग किया गया और सोइंग करने के बाद जैसे राउंड सीप और रिफिल्ड सीड, अगर इनके बीच में अगर क्रॉस होता है, अगर पॉलिनेशन होता है, तो जब F1 जनरेशन आएगी, हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे, F1 जनरेशन आएगी तो पहली जनरेशन में सारे के सारे जो प्लांट्स होंगे उनको सोइंग किया जाएगा फिर से, तो क्या होगा, सारे के सारे प्लांट जो होंगे वो येलो सीड वाले फॉर्म होंगे। तो हम लोग कहेंगे कि वो डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे। इसमें उन्होंने 7 कैरेक्टर, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जिसको एलिल्स कहा गया, एलिल्स को उन्होंने डिवीजन किया, एलिल्स को उन्होंने देखा और एलिल्स को देखने के बाद उसमें सातों कैरेक्टर्स को, सातों पेयर कैरेक्टर्स को उन्होंने उसको एलिल्स कहा गया। और उन्होंने कहा गया कि इसके एलिल्स, इसके फैक्टर्स होते हैं, वही फैक्टर्स आगे चल के जीन बने और ये जीन की जब रिसर्च हुआ जीन कहलाया गया और ये जीन होते हैं जो डोमिनेंट कैरेक्टर के जीन या रिसेसिव कैरेक्टर के जीन आगे चल करके वही आगे वो नेक्स्ट जनरेशन पहुंचते हैं। यहाँ हम बात करेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव की। इसमें सीड शेप में जो राउंड शेप होगा वो डोमिनेंट होगा, जो रिंकल्ड शेप होगा वो रिसेसिव होगा। उसके बाद सीड कलर में होगा येलो कलर जो होगा सीड का वो डोमिनेंट होगा और जो अगर ग्रीन कलर होगा उसका रिसेसिव होगा। उसके बाद फ्लावर कलर की बात करेंगे। फ्लावर कलर में वायलेट मतलब बैगनी, वायलेट कलर जो होगा वो डोमिनेंट होगा और व्हाइट कलर जो इसका होगा वो रिसेसिव होगा। उसके बाद पॉड शेप की बात करेंगे। पॉड अगर फुल है, मतलब कहीं से दबी नहीं है, कहीं से उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं है, अगर फुल पॉड है, पूरी तरह से खुली हुई है, तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगी। और अगर बीच बीच में दबी है तो क्या होगी, वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी, वो रिसेसिव कैरेक्टर होगी। उसके बाद पॉड कलर की बात करेंगे। पॉड मतलब जो फली का रंग है उसकी बात करेंगे। अगर ग्रीन कलर में अगर होगी तो डोमिनेंट कैरेक्टर उसका होगा, और अगर येलो कलर में होगी तो वो उसका रिसेसिव कलर होगा, रिसेसिव कैरेक्टर होगा। उसके बाद हम लोग फ्लावर की पोजीशन बात करेंगे। फ्लावर पोजीशन में अगर जो एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन मतलब ये वाला जो पोजीशन है, एक्सिस जो पोजीशन फॉर्म होता है ये इसका डोमिनेंट कैरेक्टर होगा और जो मार्जिनल होगा इसका रिसेसिव कैरेक्टर होगा। और लास्ट में होगा स्टेम की हाइट। स्टेम की हाइट अगर टॉल कैरेक्टर है, अगर टॉलनेस है तो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा और अगर डार्कनेस होगा तो उसका रिसेसिव कैरेक्टर होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से ही हम लोग देखेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कैसे उसमें क्रॉसिंग होती है, कैसे पॉलिनेशन होता है। और उसी के बाद फिर डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस का नियम निकल के आता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट लॉ होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो हम लोग वन जीन हाइब्रिडेशन इसको बोलते हैं या फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। सर जो इस 60 वाला जो प्लांट है, रिसेसिव प्लांट, अगर उसका एक कैरेक्टर मिलता है तो क्या उस कैरेक्टर के सारे कैरेक्टर उसमें मैच करेंगे? क्या मतलब? अगर मान लीजिए प्लांट काम और 60